हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा जो सेट्स वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज आपको करवा दी है। आप उस पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लो। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उनकी वीडियो सेंड करेंगे आपको 1 या 2 दिन के बाद। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं 80% तो आप अपने आप ही कर लोगे। जो भी 20% पे प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको करवाऊंगा। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेकेंड, रिलेशंस एंड फंक्शंस। टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हार्ड नहीं है। नया जरूर है लेकिन छोटी छोटी बातें आप डेफिनेशंस वगैरह पे प्रॉपर्ली फोकस करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 टॉपिक है इस चैप्टर में, रिलेशंस एंड फंक्शन। एक रिलेशन का और एक फंक्शन का। तो पहले हम टॉपिक कर रहे हैं रिलेशन वाला और उसके बाद हम करेंगे फंक्शन वाले। पहले 2 एक्सरसाइज हैं वो आपके रिलेशन पे हैं और लास्ट 2 हैं वो आपके किस पे हैं, फंक्शन पे। जैसे रिलेशन वर्ड नॉर्मली भी हम अपनी फैमिली रिलेशन ही तो होते हैं। मदर का रिलेशन है, फादर का रिलेशन है, सिस्टर का रिलेशन है, ब्रदर का रिलेशन है। उसी तरह से मैथ्स के अंदर नंबर्स के बीच में रिलेशन होते हैं। नंबर्स के बीच में रिलेशन होने का मतलब अभी 2 नंबर के बीच में लेस देन का रिलेशन हो सकता है। एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है। कंडीशन जैसे कोई और बदल दी जाए, इवन का रिलेशन है, ओड का रिलेशन है, डिविजिबल का रिलेशन है। तो इस टाइप के रिलेशन होंगे जो हम मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे। भाई वो जो भी रिलेशन दे दिया जाए, 5 से डिवाइड होना चाहिए, नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो 2 नंबर्स के, जैसे फैमिली रिलेशंस की बात करते हैं वो 2 पर्सन के बीच में रिलेशन होता है। मैथ्स वाले जो रिलेशन पढ़े वहाँ 2 नंबर के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। देखो बेटा, अब इस टॉपिक में रिलेशन पढ़ने से पहले हम एक पढ़ेंगे, सेट पढ़ चुके हैं, सेट का पूरा इसके अंदर यूज होगा, इसलिए वो आपको अच्छे से करना ही है। अब बात आ रही है भाई रिलेशन की। रिलेशन में सबसे पहले हम वर्ड पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स, सुनो बेटा क्या होते हैं। और सेम चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन 12th में है, जो 11th में है वो सारा यू का यूज होगा, थोड़ा सा और आगे डिटेल में भी आ जाएगा। देखो ऑर्डर्ड पेयर, पेयर वर्ड का मतलब तो हम समझते हैं। कुछ चीजें हमारी लाइफ में भी ऐसी हैं जो हम पेयर में खरीदते हैं। क्या हमने कभी एक शूज खरीदा है, कभी एक सॉक्स लेते हैं, हमेशा कैसे लेते हैं, पेयर में। यानी कि वो पेयर में लेंगे तभी मीनिंगफुल है, वरना उनका कोई यूज नहीं है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है ऑर्डर्ड पेयर्स की। ऑर्डर्ड पेयर मतलब उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। पेयर यानी कि वो जोड़े के अंदर आएंगे। 2 नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं। अब नॉन एम्प्टी वर्ड का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि हमने 2 सेट ले लिए, ए और बी, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं। चाहे इसमें 2 एलिमेंट हो, चाहे 5 एलिमेंट हो, चाहे 7 हो, लेकिन एक भी सेट ऐसा नहीं है जो नल हो। 2 नॉन एम्प्टी सेट लिए, मैं यहां लिख रही हूं ए बिलोंग्स टू सेट ए। बिलोंग्स वर्ड समझते हो किसके लिए आता है, एलिमेंट के लिए। स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है और दूसरा मैंने लिया स्मॉल बी सेट बी में से। 2 नॉन एम्प्टी सेट लिए, उन सेट में से हमने एक एलिमेंट उठाए और उन एलिमेंट को इस ओपन ब्रैकेट, इंटरवल पढ़े थे हमने 4 टाइप के, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, पढ़े थे या नहीं। अब हम एक बार बता रहे भी ओपन ब्रैकेट है, लेकिन आगे जाके हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर में ओपन वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके लिए इस ब्रैकेट के अंदर ए को रख दिया और बी को रख दिया। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर लिखने का तरीका। 2 नॉन एम्प्टी सेट थे, दोनों से एक एलिमेंट उठाए और उन एलिमेंट्स को इस फॉर्म में रख दिया। जब हम ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे तो आप इसको ओपन इंटरवल नहीं बोलोगे। इंटरवल एक अलग चीज होती है, ऑर्डर्ड पेयर अलग होता है। इंटरवल तो क्या होता है, जैसे हम यूँ कहें x बिलोंग करता है 2 से 5 इंटरवल में, यानी कि ये x की रेंज है, x 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसका सेट से कोई लेना देना नहीं होता। वहां पर तो 2 अलग अलग सेट के एलिमेंट उठाए जा रहे हैं और लिखने के लिए इस ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने जो ये ए बी लिखा ना, इसको हम बोले ऑर्डर्ड पेयर। इसका अपना एक ऑर्डर होगा। ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं, जोड़े में आते हैं इसलिए तो पेयर बोलते हैं। और ऑर्डर्ड वर्ड इसलिए लगाया जाता है
कि भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट सेट का है और सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट का है, यानी कि ऑर्डर वाइज चलेंगे तभी हमारे लिए मीनिंगफुल है, वरना नहीं है। जैसे हम डेली लाइफ में भी बता रहे थे, शूज खरीदते हैं, हम सॉक्स खरीदते हैं, अगर एक शूज लेंगे एक सॉक्स लेंगे तो वो फिर हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है भी, एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखा ए बी और एक ऑर्डर पेयर मैंने लिखा सी डी। पीछे हमने पढ़ा था सेट के अंदर दो सेट इक्वल कब होते हैं, तो बताओ भी पढ़ा था कि नहीं भाई, दो सेट इक्वल हो जाएंगे अगर उनके एलिमेंट क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट सेम हो। जो जो एलिमेंट सेट ए में है वो सारे बी में हो और बी के सारे किस में हो, ए में, जिसको लास्ट में म्यू करने लगे थे भाई, सेट ए बी के बराबर हो जाएगा अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, सबसेट हो। ए सबसेट हो बी का, बी सबसेट हो किसका, ए का। लेकिन यहाँ पढ़ रहे ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होने के लिए क्या नेसेसरी है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का भी सेकंड एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम। ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा कब, जब ए इक्वल है सी के और बी इक्वल है बी के। हम इसका भी यूज करेंगे, इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। अगर वो यूं कहता है दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो आप दोनों के फर्स्ट एलिमेंट को और दोनों के सेकंड एलिमेंट को क्या रख दो, इक्वल। अब आपसे कोई यूं पूछे कि क्या ए बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा, ए बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा या नहीं होगा। सेट में हमने क्या पढ़ा, मैं 1 2 लिखूं, दो एलिमेंट ले लो, 3 ले लो, या मैं 2 1 लिखूं, ये दोनों सेम होते थे। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट रखते टाइम ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन हम ये देख रहे हैं भाई ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा कर सकते हैं, इसका तो नाम से दिख रहा है, ऑर्डर्ड वर्ड पे इतना फोकस कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। यू बताओ, तुमने एक ऑर्डर्ड पेयर 2 3 ले लिया, 2 उठा लिया सेट ए में से, 3 उठा लिया सेट बी में से, और तुमने इसका ऑर्डर बदल दिया, तो ऑर्डर बदलने से 3 2 बनेगा। अगर आपसे कहा जाए कि चेक करो ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे, यही तो नजर लगाओगे। इन दोनों के इक्वल होने के लिए आप क्या देखोगे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के इक्वल है या नहीं है, और इसका सेकंड इसके सेकंड के इक्वल है या नहीं है। तो 2 तो कभी 3 नहीं बन सकता। नहीं बन सकता का मतलब ये है कि भाई ए बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए ऑर्डर्ड के पेयर के इक्वल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए ए किसके इक्वल होना चाहिए, बी के। जनरली अगर हम बात करें तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन ए बी ऑर्डर्ड पेयर अगर बी ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई ए इक्वल टू बी, ऐसा तभी हो सकता है जब ए किसके इक्वल हो, बी के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ उन्हीं ऑर्डर पेयर को हम ऑर्डर बदलने के बाद इक्वल कह सकते हैं जिनमें दोनों एलिमेंट क्या है, सेम, क्योंकि उसमें ऑर्डर बदलने से कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, फिर सुनो एक बार। तो ये ध्यान रखना आपको, ए बी ऑर्डर पेयर अगर सी डी के इक्वल है तो ए इक्वल होगा सी के और बी किसके इक्वल होगा, डी के। उसके बाद हम कह रहे हैं भी जनरली आपसे पूछा जाए क्या ए बी ऑर्डर पेयर बी ए के इक्वल है, नहीं है। ए बी ऑर्डर पेयर अगर बी ए के इक्वल है तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए किसके इक्वल हो, बी के। या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय का मतलब ये है कि अगर दोनों एलिमेंट सेम हैं तो ऑर्डर पेयर ऑर्डर बदलने के बाद भी क्या होंगे, सेम। और अगर ऑर्डर पेयर सेम है तो एलिमेंट भी क्या मिलेंगे आपको, सेम। फिर देखो बेटा, ये हो गया भाई दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, ऑर्डर बदलने के बाद पेयर इक्वल नहीं होते, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों एलिमेंट क्या हो, सेम हो। उसके बाद आता है देखो कर्ली ब्रैकेट जब लगाई जाती है ना तो वो सेट होता है। आपसे ये पूछा जाए ए बी, ये तो है ऑर्डर्ड पेयर, और एक ही लिख दिया जाए ए बी, क्या ये दोनों सेम है भाई? ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और ये दिखने में तो दोनों में ए और बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ये तो सेट है, सेट, और ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। इंटरवल को आप एक बार उस चीज को आप भूल जाओ, यानी कि देखो
ए बी ऑर्डर्ड पेयर। अब सेट के बारे में आपको बताया था, इसको तो हम बी ए भी लिख सकते हैं क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट लिखते टाइम ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये तो था ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड। दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, उनके एलिमेंट उठाएंगे और उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रख देंगे, उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और ये ऑर्डर्ड पेयर्स की कंडीशन होंगी कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर ऑर्डर बदलने के बाद कंपेयर करें वो दोनों सेम नहीं होंगे। उसके लिए जरूरी है कि दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक इसके इक्वल होना चाहिए बी। अब देखो बेटा, अब ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमारा अगला आता है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का या कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ऐसी को क्या देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 3, और दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट मैंने ले लिए 4 5। तो जो दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट निकाली जाती है उसको लिखा गया जाता है ए, बीच में क्रॉस का सिंबल, और बी, जैसा नाम है उसी वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। इसे कहते हैं दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या करते हैं, ए के एलिमेंट उठाना शुरू करते हैं, और ए के एलिमेंट को उठाने के बाद हम बी के एलिमेंट को उठाएंगे। जैसे हमने ए का एलिमेंट 1 उठा लिया, 1 उठाने के बाद सेट बी के पास गए और पहले 1 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ बनाया, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ बनाया, फिर बी का दूसरा एलिमेंट ले लिया 5, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 5 के साथ बनाया। जब बी के एलिमेंट खत्म हो गए तो हमने सेट ए का एलिमेंट ले लिया 2, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 5 के साथ, फिर हमने ले लिया 3, 3 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ, और 3 का ऑर्डर्ड पेयर 5 के साथ। इस तरह से हमारे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। जब ए और बी से इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं उसे हम कहते हैं बी, ए क्रॉस बी। और इन सब के बाद मैंने करली ब्रैकेट लगाई क्योंकि दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट भी एक सेट ही होती है, लेकिन सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे सिंगल होते थे, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू बी। लेकिन दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होता है। अगर हम यहाँ काउंट करेंगे तो यहाँ 6 एलिमेंट है, ना कि 12। दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होता है। वही ऑर्डर्ड पेयर जो हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा था। कैसे लिखा जाएगा, हम यूँ लिखेंगे 3 4 बिलोंग्स टू। अब 3 4 तुमने एलिमेंट पेयर में उठा रखा है, तो ये एलिमेंट दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का है। और ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर्ड वर्ड आ रहा था ना, उसका मीनिंग क्या है कि इसका अपना ऑर्डर है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 3 बिलोंग्स टू बी। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो फर्स्ट पे सेट लिखा वो ए है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करेगा। ये था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होगा, और हर ऑर्डर पेयर के अगर ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट का। आप यहाँ देख लो, जो जो फर्स्ट एलिमेंट के लिए काम कर रहा है 1 2 3 है वो सेट ए के हैं, और सेकंड एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं 4 5 वो कौन से सेट के हैं, बी के। तो ये तो है दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। उसके बाद देखो भी, अगर आपसे कोई यूं कहे कि बी क्रॉस ए निकालो तो कोई बात नहीं भाई, जब तुमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर बदल दिया, बी को ले लिया आगे, ए को ले लिया पीछे, तो कोई बात नहीं। जब हम इसके एलिमेंट लिखेंगे तो उसके अंदर भी हर ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदल जाएगा। चाहे तो आप यहीं से लिख देना 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3, वरना यहाँ से आ जाओ, सेट बी का एलिमेंट उठाया 4 ने ऑर्डर पेयर बनाया 1 के साथ, 4 ने ऑर्डर पेयर बनाया 2 के साथ, 4 ने ऑर्डर पेयर बनाया 3 के साथ,
फिर 5 ले लिया, 5 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 5 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ और 5 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, तो ये आ गया बी क्रॉस ए। ये कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 4 1 था, फिर इसके बाद यहाँ 4 2 है, इसमें तो 2 4 कहीं और था, ये कोई मैटर नहीं करेगी बात। ये हमारा ए क्रॉस बी, ये हमारा बी क्रॉस है। अगर आपसे ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए निकालने के लिए कहे तो क्या करो, हर ऑर्डर पेयर का क्या कर दो, ऑर्डर बदल दो। यानी कि अब इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, उस फर्स्ट सेट का काम कौन कर रहा है, सेट बी। अब बात आती है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या ये दोनों सेम है, तो फिर यही बात हो जाएगी भी, सेट के इक्वल होने के लिए आप जो चेक करते थे, आपको वो दोनों कंडीशन यहाँ चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट भी एक सेट होती है। एक सेट ए क्रॉस बी है, एक सेट बी क्रॉस ए है, आपको ये चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो देखो भाई, इन दोनों के इक्वल होने के लिए आपको वही कंडीशन देखनी है कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस ए में जाने चाहिए। ठीक है, अभी हम चेक करने लगे। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट है 1 4, मुझे ये बताओ क्या 1 4 एलिमेंट बी क्रॉस ए में है? नहीं है भी, बी क्रॉस ए के अंदर तो 4 1 है। अब तुम कहोगे क्या फर्क पड़ता है मैडम, ये 1 4 और 4 1 तो एक ही बात हो जाएगी। नहीं भी, 1 4 और 4 1 एक ही बात नहीं है, ये चीज हमने ऑर्डर पेयर में पढ़ी है। इन दोनों के इक्वल होने के लिए 1 4 के इक्वल होना चाहिए, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। यानी कि ए क्रॉस बी का एक भी एलिमेंट बी क्रॉस ए के अंदर नहीं है, नहीं है तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ऑलवेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदल जाता है, और ऑर्डर पेयर के अंदर अगर ऑर्डर बदल देते हैं तो ऑर्डर पेयर सेम नहीं रहेंगे। फिर इसी में हम आगे पढ़ रहे हैं, अगर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल है, ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के इक्वल है तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई ऐसा तभी हो सकता है जब ए किसके इक्वल हो, बी के। जैसे हमने कहा था ए बी ऑर्डर पेयर अगर बी ऑर्डर पेयर के इक्वल है, ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा तभी हो सकता है जब एलिमेंट क्या हो, सेम। इसका मतलब क्या है, ए सेट 1 2 3 है तो फिर बी सेट भी 1 2 3 होना चाहिए, और तब आप निकाल के देख लो ए क्रॉस फिर बी क्रॉस ए दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये थी आपकी क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें भी और भी रहता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।